जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह अचानक आप लोगों से बात करने के लिए लाइव आ जाती हूँ। देश के भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली की दहलीज पर देश का अन्नदाता और किसान आज पूरे 11 दिन हो गए। इन किसानों में हमारी बुजुर्ग माएँ हैं, बुजुर्ग किसान भी हैं और इनके साथ युवा किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ हो रहे नाइंसाफ जो उनसे हो रहा है उसकी लड़ाई को लड़ रहा है। 60 करोड़ किसान इस देश का है, 60 करोड़। लेकिन कुछ किसान सब कुछ त्याग कर, अपना आराम, अपना सुख, अपना चैन त्याग कर 11 दिन से कड़कती ठंड में खुले में सिद्धू बॉर्डर दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं। 8 दिसंबर को देश भर के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। बहुत से राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस भी सबसे पहले है, उन्होंने इस किसानों द्वारा घोषणा किए गए भारत बंद का समर्थन किया है। मैं भारत की नागरिक होने के नाते आपसे पूछना चाहती हूं कि आप भी किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा का समर्थन करते हैं या नहीं करते? करते हैं तो अपना समर्थन को आप वीडियो बनाएं, मैसेज दें, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने कमेंट के साथ और बताइए कि आप देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। अगर आप मेरी बात पूछेंगे तो मैं बिल्कुल खड़ी हूं। गई थी बुराड़ी के संत निरंकारी मैदान में, पहुंची थी, किसान वहां पहुंच रहे थे, लेकिन फिर फैसला हुआ कि किसान बुराड़ी का जो मैदान है उसे एक खुली जेल के तौर पर देख रहा था, इसलिए उन्होंने वहां पर आने से इनकार कर दिया और किसान जो है वो सिद्धू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर कहें, दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ 11 दिन से। 8 तारीख को मैं अपनी तरफ से, अपने तरीके से, क्योंकि गांधीवादी हूं, इसलिए तय किया है कि 8 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 6 बजे 7 घंटे की निरंतर पैदल मार्च शुरू करूंगी और वो शुरू करूंगी हमारा जो दांडी मार्च स्टैचू है, जी हाँ, मदर क्रिसेंट रोड, सरदार पटेल मार्ग, धोला कुआं के पास में गांधी जी के 11 लोगों के साथ दांडी मार्च स्टैचू है, जहां से बापू ने सत्य के रास्ते पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेज तानाशाह सरकार के खिलाफ एक दांडी यात्रा शुरू की थी। वहीं से सुबह 8 दिसंबर मंगलवार सुबह 6 बजे लगभग 31 से 32 किलोमीटर का सफर वहां से दांडी मार्च स्टैचू से सिद्धू बॉर्डर तक का है। 30 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटों में पूरा करूंगी। एकला चलो, अकेली चलूंगी, बापू के दिखाए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए दांडी मार्च स्टैचू से सिद्धू बॉर्डर तक चलूंगी। मकसद सिर्फ एक, किसानों को ताकत देना, किसानों की मांगों का समर्थन करना और देश पे जबरन थोपे गए काले कानूनों का विरोध करना। मेरा मकसद बस ये रहेगा। मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, अपने अपने तौर तरीकों से समर्थन कीजिए हमारे देश के अन्नदाताओं का। कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी तौर पर, लिखित और कानूनी तौर पर लागू करने की मांग कर रहे हैं। अभी आंकड़े उठाइए, मात्र 2 लोगों के लिए नाम ले रही हूं, अदानी और अंबानी पूंजीपति। आपको मालूम है कि अभी 2020 में मात्र 1%, देश का 1% पूंजीपति, जिसमें अदानी और अंबानी नंबर 1 और 2 पर है, देश की 40% वेल्थ इन लोगों के पास है। देश की 135 करोड़ की आबादी में 40% वेल्थ इन 2 लोगों के पास है। ये पूरे कोरोना काल में, तालेबंदी में उद्योग धंधे व्यापार ठप हो गए, ताले लग गए, बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त देने की घोषणा केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के दम पर की, लेकिन अदानी और अंबानी में कंपटीशन जो है वो इतना बढ़ गया कि पहले पता लगा अंबानी विश्व के सबसे अमीर लोगों में 10 में आ चुके हैं और इस 2020 में ही उन्होंने अपनी आय को कितने गुना कर दिया। किसान की आय दुगनी करने का वायदा है, अभी तक नहीं है। अब इस कानून की आड़ में कह रहे हैं कि 22 तक दुगनी कर देंगे, लेकिन
अंबानी को टक्कर देते हुए अदानी इतनी तेजी से आगे बढ़ गए कि 2020 में अदानी ने अंबानी को पीछे छोड़ दिया और अब अदानी की रोज की कमाई 500 करोड़ पार कर गई है। अदानी की कमाई रोजाना 500 करोड़ पार कर गई है और अंबानी रोज की कमाई में अदानी से पीछे हो गए हैं। शायद कोई 480 करोड़ रुपया रोज का कमा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, जीडीपी डूब गई, उद्योग धंधे बंद, किसानों की आय दुगनी करने का वायदा 6 साल पूरे हो गए, 4 साल केंद्र की भाजपा सरकार के रह गए हैं। कब दुगनी होगी? अब अगली और 5वीं और छठी मीटिंग जो बता रहे हैं वो 9 दिसंबर को होनी है, लेकिन 5 मीटिंगों के बाद जब कुछ नहीं निकला तो किसान बोर्ड लेकर गए और उसमें बोर्ड पे लिख कर ले गए हाँ या ना, यस और नो, कोई बात नहीं होगी। तीनों काले कानून वापस लीजिए, तीनों कानून वापस लीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आइए। उससे कम या ज्यादा देश के अन्नदाताओं को कुछ मंजूर नहीं है, यस और नो। सरकार ने मीडिया को अंदर बुलाया, बताया देखिए हम कितना किसानों की मीटिंग के लिए कितनी भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, सुविधाएं दी हैं और बहुत अच्छे माहौल में सब हो रहा है। जब किसान समझ गया कि हमें बुलाकर जो खाने की टेबल सजाई है, मीडिया को दिखा रहे हैं कि क्या क्या खिलाया जा रहा है, तो किसानों को अपमानित सा महसूस हुआ और उन्होंने कहा नहीं, हमें आपका सरकार जो मीटिंग के लिए बुलाया हम सिर्फ मीटिंग करेंगे, चाय खाना पानी हमने गुरुद्वारों से लंगर मंगा कर किया। ये सम्मान की बात और कुछ नहीं। तो मैं आप सभी से सिर्फ ये कहूंगी, ये लड़ाई पूंजीपति वर्सेस देश के अन्नदाताओं की है। आप और हम कहां खड़े हैं ये आपको और हमें अब तय करना होगा। अगली मीटिंग 9 तारीख को है, लेकिन 10 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी, आप समझिए मीटिंग लेट क्यों होगी? किसान तो 2 दिन का 27-28 का आंदोलन करने आए थे। देश की सरकार ने कहा था 3 दिसंबर को मीटिंग कर लेंगे, आज 11 दिन क्यों? क्योंकि हैदराबाद का नगर निगम चुनाव इन सबसे बहुत जरूरी था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सब वहां व्यस्त थे। अब फुर्सत मिल गई तो अब वो मीटिंग करना चाह रहे हैं अपने मन मुताबिक और मीडिया में बयान दे रहे हैं मीटिंगें बहुत अच्छी चल रही हैं। और राहुल गांधी जी पर बार बार आरोप लगाते हैं, मुझे तो बहुत हंसी आती है। इतनी भाजपा गुमराह समझ ही नहीं पा रही कि कांग्रेस खत्म हो गई है या नहीं हो गई है। ये समझ ही नहीं पा रही कि राहुल गांधी लीडर है या नहीं है। एक तरफ से कहते हैं, पहले क्या आरोप लगाया कि ये चंद मुट्ठी भर पंजाब द्वारा, कांग्रेस द्वारा भेजे गए किसान है, ये कांग्रेस के किसान है। पहले ये शब्द कहे या नहीं? थोड़ी आगे बढ़े तो इसको पूरी तरह से खालिस्तानियों का आंदोलन बना दिया कि आतंकी हैं, गुंडे हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले हैं। जब वहां पर भी इनका षड्यंत्र, इनके आरोप चले नहीं संघी भाजपाइयों के, तो आरोप लगा इसमें चीन, पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय साजिशें काम कर रही हैं, उनका समर्थन है इस पूरे किसान आंदोलन को। वो भी षड्यंत्र फेल हो गया 3रे नंबर पर। फिर जब यूके की पार्लियामेंट में, कनाडा के प्रधानमंत्री ने, इन सब ने, इवन कि अब तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने देश की सरकार को कहा कि ये किसानों का आंदोलन है, अन्नदाताओं का आंदोलन है, अहिंसात्मक, बिना हिंसा किए हुए लोकतांत्रिक तरीकों में अधिकार है, उसका हनन ना करते हुए आपको सुनना चाहिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को तो बड़ा आसानी से कह दिया ये हमारा भारत का आंतरिक मामला है। जब हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये तो इंटरनल मैटर थे ना। किसने जाके यूके लंदन में लाइव प्रसारण, प्रसून वाजपेयी क्या है, आई डोंट नो उसका नाम, उनके साथ लाइव इंटरव्यू किया और देश में हमारा क्या क्या चीजें उसको जाकर वहां जिक्र किया, बलात्कार से लेकर पता नहीं क्या वहां पर बैठ के जिक्र किया था। वो इंटरनल मैटर नहीं थे जब आप वहां पर बैठ के ये सब कर रहे थे। आज कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया तो अब आप कहते हैं हमारा इंटरनल मैटर है। आप समझ रहे हैं? जब घर की बातों को ढकना आप ही को नहीं आया, सबसे पहले आप ही ने उन्हें पर्दा हटाकर विश्व में जाकर देश पे थू थू करवाई कि ये मेरे आने से पहले, मेरी सरकार, मोदी सरकार बनने से पहले देश क्या था, अब क्या है। आप समझ रहे हैं? हमें तो इस बात की खुशी है कि यूनाइटेड नेशन तक देश के अंदर नजर बनाए हुए बैठा है कि लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए। अन्नदाता अगर लोकतांत्रिक तरीकों से बिना हिंसक हुए अपनी बात को रख रहे हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है तो सरकारों को सुनना चाहिए। इसमें क्या गलत है? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए।
ये मंच बने ही इसलिए, अगर किसी भी देश में कहीं भी अत्याचार अन्याय हो रहा हो, लोकतांत्रिक तरीकों को आवाजों को दबाया जा रहा हो, तो यूनाइटेड नेशन को बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? वरना इनके मंच का क्या फायदा, क्या मतलब रह जाते हैं इनके। 10 तारीख को लगभग 90 साल पुरानी पार्लियामेंट है देश की, एक दरार तक नहीं है उस पार्लियामेंट में, एक दरार तक नहीं है। लेकिन पूरी पार्लियामेंट को कब? जब देश में रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, केंद्र की भाजपा सरकार प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रही है। गुजरात के गए थे सी प्लेन उड़ाने, पता लगा वो सी प्लेन प्रधानमंत्री जी उड़ा पाए 2 बार, इतना विज्ञापन प्रचार प्रसार, और दूसरा कोई उस पर बैठ ही नहीं पाया। उससे पहले वो फेल हो गया उसका इंजन, और वो कहीं पर पता नहीं कहाँ बता रहे हैं, अंडमान निकोबार में वो रिपेयर होने चला गया है। आप समझ रहे हैं प्राथमिकताएं क्या है? पार्लियामेंट को आप 1000 करोड़ में नया पार्लियामेंट, बना बनाया पार्लियामेंट को तोड़ फोड़ के खत्म करके आप जो है वहां की मूर्तियां उखाड़ेंगे और फिर दोबारा वहीं पर लगाएंगे, अपने मन मुताबिक आप लगाएंगे, और 1000 करोड़ रुपया आप नई पार्लियामेंट को, जिसमें एक दरार भी नहीं, जिसकी बहुत ज्यादा इस समय पर किसी को जरूरत नहीं लग रही है। जब आप रिसेशन से निकल आए, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही हो, रोजगार हो, खुशहाल हो, आपके पैसे बहुत पड़े हैं, खजाना भरा पड़ा है, आपको समझ नहीं आ रही, तब आप इधर उधर लगाएं तो समझ आता है। हम भी अपने घरों में जब हमारी कमाई कम होती है ना, या सेविंग कम होती है, तो हम अपने हाथ को खींचना शुरू करते हैं। अगर फर्नीचर नहीं बदलना तो नहीं बदलना है, आप समझ रहे, सफेदी की जरूरत नहीं है, तो हम लोग कहते हैं चलो 2 महीने और सफेदी चल सकती है, वेट कर लो। जब इनकम आय अच्छी हो जाती है तो लगता है कि चलो परिवार के साथ जाकर बाय एयर गोवा भी घुमाते हैं, परिवार प्लान करते हैं इस तरीके से। लेकिन देश में खर्च उस समय किया जा रहा है, आप समझ रहे हैं। अभी रघुराम राजन जी को मैं सुन रही थी, उन्होंने यही कहा, हमारी देश की समस्या ये है, या छोटे से घर पे देखो कि जब आपकी कमाई कम हो और खर्चे ज्यादा हो, तब आप मंदी या कर्जे में डूबते हैं। वही देश कर रहा है कि देश के खजाने खाली हो रहे हैं, और देश की सरकार प्रधानमंत्री जी को कभी 8500 करोड़ का VVIP 2 प्लेन खरीदने हैं, खरीद लिए। कभी आप सी प्लेन उड़ाते हैं जो फेल हो गया, अब आप बनी बनाए पार्लियामेंट को बगाड़ कर 1000 करोड़ रुपए में नई पार्लियामेंट खड़ी करने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, सरदार पटेल जी की 3500 करोड़ की मूर्ति चीन से बनवाई आपने। आज वही सरदार पटेल जी जिन्होंने किसानों का आंदोलन, पहला किसानों का आंदोलन, आप समझ रहे हैं, बिहार से गुजरात तक किसानों का आंदोलन किया था सरदार पटेल ने। और वो सरदार पटेल के सामने जब अंग्रेजों की तानाशाह सरकार झुकी थी, अपने उन्होंने कानून नियम जो भी किसान विरोधी बनाए थे वापस लिए थे, तब लोगों ने पटेल के आगे सरदार नाम जोड़ा और उसे सरदार पटेल कहा गया जाने लगा और सम्मानित किया। आज उसी सरदार पटेल की मूर्ति तो लगा दी, लेकिन उनके दिखाए रास्तों पर केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार चलने को तैयार नहीं है, सिर्फ मूर्ति तक ही सीमित है। मूर्ति से आगे उनके उपदेश क्या थे, उनके रास्ते क्या थे, किस तरह से लोकतंत्र को जिंदा रखकर उन्होंने इस देश को यहां तक पहुंचाया, उस पर सोचने को ये संघ भाजपा की सरकार कतई भी तैयार नहीं है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, मैं जो कर रही हूं मात्र अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूं, कि कल को मुझे लगे जब किसान, पूरे देश का किसान मेरी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली की दहलीज पर ठंड में खुले में बैठा था, तो अलका लांबा घर में शॉल ओढ़कर ठंड से बचने के लिए, दिल्ली का वातावरण, हवाएं इतनी जहरीली और प्रदूषित है इस समय भी कि थोड़ा समय बाहर जाएंगे तो आपके गले में दर्द, खराश और खांसी शुरू हो जाएगी, आपकी आंखें जलनी शुरू हो जाएंगी। ये आज की बात बता रही हूँ, आज 6 दिसंबर 2020 है, ये है दिल्ली की, केजरीवाल की दिल्ली। लेकिन मेरा किसान, अन्नदाता सड़कों पर खुले में ठंडे में प्रदूषित दिल्ली में 11 दिन से सड़कों पर है, और मैं या आप कैसे तो बस अपने आप को कि अपने गिरेबान में झांक कर या अपने आप को आईने में जब देखें तो अपने पर शर्म नहीं आए, अपने पर गर्व महसूस हो कि जब देश का किसान सड़कों पर था, मेरा अन्नदाता। आज पूछा जाता है हमसे, आपको पता है धान और रबी और खरीफ की फसल में फर्क क्या है, आलू ऊपर उगता है जमीन के या नीचे, प्याज कैसे, ये सब चीजों की जानकारी लोगों से मीडिया, गोदी मीडिया जाकर पूछता है। मैं तो ये कहती हूं, सच में हम शहरों में रहने वाले
जो खेती और किसान उसकी मेहनत पसीने से बहुत दूर है, हमें तो पता भी नहीं। हमारी तो प्लेट पे खाना आ जाता है, उस खाने को वहां तक लाने में उस किसान ने कितनी मेहनत की, उस मिट्टी में अपना पसीना तक बहाया, और आज खून तक बहाने को 5 हमारे बुजुर्ग किसान जो है खुले में सर्दी की वजह से किसी कारणों से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो सच में हमें नहीं मालूम कि रबी और खरीफ की फसल और कौन सा महीना होता है, कैसे उगती है, नहीं मालूम, क्योंकि इस किसान ने हमारे घर पे इतनी आसानी से हमारी प्लेट तक खाना ला दिया कि हम खाकर भूल गए उसके सारे एहसानों को। शायद हमें वो संघर्ष करना पड़ता, खेतों तक जाना पड़ता, अपनी फसलें खुद उगानी पड़ती, अपना अनाज उगाना पड़ता, और शायद हमें पता होता, लेकिन हमें नहीं पता, सच में नहीं पता। इसलिए हमसे ये मत पूछिए, लेकिन हमें ये मालूम है हमारी थाली पर बैठे बिठाए खाना आज मात्र इस अन्नदाता की वजह से पहुंचा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जीडीपी मात्र इस अन्नदाता की वजह से बची हुई है। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मात्र इस किसान के दम पर हम दे पा रहे हैं। मुझे तो बस इतना पता है, इसीलिए घर नहीं बैठूंगी। 8 दिसंबर को दिन मंगलवार भारत बंद की घोषणा किसानों ने किया। मैं इसका समर्थन करूंगी। दोबारा दोहरा रही हूं, 8 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 6 बजे 7 घंटे की किसानों के समर्थन में और किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ में पैदल मार्च 7 घंटे का 30 किलोमीटर का दांडी मार्च स्टैचू से सिद्धू बॉर्डर तक करने वाली हूं। एकला चलो, अकेली चलूंगी, निहत्थी रहूंगी, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर बापू के संदेशों के साथ आगे बढ़ूंगी और अपना पूरा समर्थन देश के इन अन्नदाताओं को, वो देश के किसी भी कोने से आए हैं, उन्हें दूंगी, और तब तक दूंगी जब तक किसानों की मांगों को पूरी तरह से मान नहीं लिया जाएगा। तो मैं आप सभी को कहूंगी, एक रहिए, शांत रहिए, आवाज बुलंद किए रखिए, तब तक करे रखिए जब तक देश की तानाशाह भाजपा और संघी सरकार झुक नहीं जाती हमारे इस देश के अन्नदाताओं और किसानों के सामने। मैं आप सभी को कहूंगी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है देश के उस अन्नदाता को, उन हमारी बूढ़ी माँओं को, बुजुर्ग माँओं को जो 11 दिन से खुले में हैं, हमारे उन बुजुर्ग किसानों को कि आप अकेले नहीं हैं। ये देश का नागरिक आपके साथ पूरी ताकत बनकर खड़ा है। एक किसान के तो बेटे ने जब सरहद पर, अभी हाल ही में सरहद पर शहादत दी, तो उस जवान का पिता, किसान पिता, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ था। एक सरहद पे बैठा घर का सदस्य शहीद हो गया, और दूसरा उसी का बुजुर्ग पिता जो किसान है, वो दिल्ली की सरहद पर इस सरकार के सामने डटा हुआ है। तो मैं आप सभी को कहूंगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और 8 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार भारत बंद किसानों का। दिल्ली में रहती हूँ, बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी आने वाली है, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली का जो बॉर्डर है वो बंद होने से दिल्ली के अंदर की जो सप्लाई है वो प्रभावित होगी। कोई दो राय नहीं, सप्लाई प्रभावित होगी। हो सकता है हमें दूध, सब्जियां मिले नहीं, या थोड़ी सी महंगी मिले। महंगाई तो अक्टूबर का महीना देखिए जो चला गया, नवंबर का महीना देखिए, महंगाई तो तब भी थी। किसान ने तब तो हमारी बॉर्डर सील नहीं किए थे, हमारी दिल्ली की, तब भी महंगाई थी। तब कारण क्या था पूछेगा? आज वायु हवा जहरीली हो गई। केजरीवाल जी से पूछे, आज तो किसान पराली आज नहीं जला रहा, आज वायु प्रदूषित क्यों? तो हर चीज का ठीक रख, किसानों पर मत फोड़िए। और दिल्ली को अगर थोड़े दिन दूध, सब्जियां नहीं मिलेंगी, या हमारे जैसों को थोड़ी सी महंगी मिलेंगी, या कोई नहीं खाएगा, तो कोई नहीं, ये हमारा त्याग, हमारी कुर्बानी देश के हमारे इन अन्नदाताओं, किसानों के लिए होगी, जो हमारे लिए आज इतनी कड़कती सर्दी में 11 दिन से बैठे हैं। मेरा पूरा समर्थन देश के अन्नदाताओं को। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये समर्थन, ये आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचे कि हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत।